Today we'll be studying about WTO, basic understanding, so that you can, when you are self-studying, you can actually make sense of what is going on and what is being written, because this is a topic which is a conventional topic as well as a current affairs topic. So that's why a little bit of, say, background and a little bit of handholding is necessary, and thereafter you can develop upon it on your own. Okay. By the terms you can develop on your own, I do not mean you do a research kind of work on WTO, but 3 to 4 points, important points, will be left for your homework. Okay. The first point will be what is going on right now, current affairs. I'll try to cover myself also. On my own, I'll try to cover this, but if something is left out, then you will cover what is going on these days, just before your examination. What is the latest position in WTO? Second will be what is India's perspective towards WTO. Okay. Third can be what will be your suggestions to revive the institution of WTO. What do you think can be done so that a consensus can be formed and a good organization like WTO can be made actually functional and meaningful. इस तरह की बातें आपके सामने आ सकती है। मेंस में लिखने के लिए काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए इतना वो नहीं है, लेकिन जाने रहिए। प्रीलिम्स के लिए सिंपल सी चीज है कि कहाँ हुई थी बैठक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं WTO के, कौन से नहीं है, इस तरह की चीजें होंगी। तो मैं सोचता हूं, मैंने ऐसा सोचा कि आपको इस पर एक 360 डिग्री व्यू मैं आपको दे देता हूं, और डेप्थ में तो आप स्टडी कर ही सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इसको इस तरह से ले चलते हैं कि अभी तक का अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी तक जो इकोनॉमिक्स हमने समझी है, पढ़ी है, उसके अनुसार ये बात तय है, हमने जो प्रिंसिपल पढ़े हैं उसमें से एक बात ये भी है कि ट्रेड, ये हमारी पूरी थ्योरी किस चीज पर बेस्ड थी कि जो ट्रेड है वो, जो लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं उनके दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर भाई एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान होगा। दैट इज आवर जनरल बिलीफ। ओके, but that's not the case. We saw that in the beginning of economics fundamentals. We saw that people are saying that trade is beneficial for everybody, and then we also learned the concept of invisible hand. Do you remember invisible hand? कोई बता दो इनविजिबल हैंड क्या होता है? मैं ही बता देता हूँ, आप इतना लंबा चौड़ा कहाँ चैट बॉक्स में लिख पाओगे। तो इनविजिबल हैंड का अर्थ क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि किसी ने कहा कि भाई आप जो रोज आपके घर के दरवाजे के नीचे से अखबार जो इंसर्ट कर जाता है नीचे से, जरा सोचिए कि इसकी जर्नी कैसी रही है, इस अखबार की जर्नी कैसी रही है। कहीं कोई घटना हुई होगी, उस घटना को किसी संवाददाता ने जो है वो रिपोर्ट किया होगा, वो जो है वो गई होगी किसी प्रेस में उसमें तमाम लोग है ना, सब तमाम लोग उसमें जो है वो शामिल है। प्रेस में एक वेटिंग कर रहा है, एक एडिटिंग कर रहा है, एक राइट करता है न्यूज, एक जो न्यूज़पेपर में पेपर फीड कर रहा है, एक इंक का ख्याल रखता है, एक मशीन चला रहा है, एक एडिटर है, बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। तो क्या वो जब ये काम कर रहे हैं तब वो ये सोच रहे हैं कि अरे जल्दी करो भाई, शुक्ला जी को सवेरे अखबार पढ़ना है? क्या वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी करो, आस्तिक को अखबार चाहिए, लोग करंट अफेयर्स का तैयारी करता है यूपीएससी का, भाई जल्दी करो, इसको ठीक से होना चाहिए, सब कुछ सही छापो? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अरे नाम का एडम स्मिथ का जॉन स्मिथ कर दी, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत आगे ना, आराम से करते हैं ना, कहा जल्दी आ रहा। खैर, तो वो तो सोच नहीं रहे हैं, उनको वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं ना वो लोग, उनको अपनी सैलरी की चिंता है, अपने जो अखबार का मालिक है उसको इस बात की चिंता है कि हमारा अखबार सबसे ज्यादा बिकना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए। उसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, उनका अलग इंटरेस्ट है कि अखबार में हमारा एडवर्टीजमेंट अच्छे से छप जाए, एडवर्टीजमेंट से इनकम हो रही है, वो उसका अलग इंटरेस्ट है, अखबार के ओनर का, एडिटर का अपना अलग इंटरेस्ट है। सब लोग अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है कि नहीं, या आपके इंटरेस्ट को दिमाग में रख के वो लोग काम कर रहे हैं, है ना? है, ऐसा तो है नहीं, सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देके काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए सब्जी मार्केट का, आप एग्जांपल ले लीजिए, खेत के किसान में कहाँ बुआई हुई होगी, है ना, कहाँ से फिर वो धीरे धीरे काट के लोग जो है वो किसान ने इकट्ठा किया होगा, फिर वो मंडी में गया होगा, मंडी में तमाम लोग काम कर रहे हैं, कोई बोरिया चढ़ा रहा है, बोरी भर के चढ़ा रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है,
फिक्र करा के अल्टीमेटली आपके डाइनिंग टेबल के प्लेट पे मिलती है वो सब्जी, किसान के खेत से चलती है और डाइनिंग टेबल की आपके आपके थाली में मिलती है वो सब्जी। तो ये लोग बहुत परेशान थे कि ये जो वैसे ही खिचड़ी लौकी में काम चला रहा है ये सब प्रयागराज वाला लड़का बच्चा सब, तो इसको सब्जी खिला देते हैं, नहीं तो विटामिन का कमी हो जाएगा, इसके लिए वो लोग इतना कर रहे थे। जी नहीं, अपना अपना काम कर रहे थे, वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो लोग मेहनत कर रहे थे। और उसका रिजल्ट अल्टीमेट ये होता है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट अगर आप प्रोटेक्ट कर लें अच्छे से, और मार्केट अगर फ्रीली कॉम्पिटिटिव है, तो उसके कंपोनेंट्स, उसके जो एजेंट्स हैं, वो अपना अपना इंटरेस्ट अगर ठीक कर लें, तो भी समाज एज ए होल, समाज का जो है वो संपूर्ण समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। द सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो जो एक है नहीं, क्या रहा था यार, इस तो बड़ा हमारे आर्य समाज का की एक लाइन थी ना, लिखो यार कोई, भूल जाता हूँ कई बार, बहुत पुराना होगा, कि ये करेंगे तो विश्व का कल्याण होगा, आत्म कल्याण करेंगे तो विश्व का कल्याण होगा, ऐसा ही था ना। हमारे आर्य समाज की एक बहुत ही अच्छी दार्शनिक लाइन हुआ करती थी। तो कहने का अर्थ यही है कि उसी तरह की बात है कि इकोनॉमी में अगर जो जितने भी एजेंट्स हैं वो अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करेंगे, तो भी अननोइंगली भी वो ऐसा कर रहे हो, तो भी ओवरऑल पूरे सोसाइटी का बेटरमेंट होता है। क्यों ऐसा होता है भाई? अब सवाल आता है क्यों होता है। नहीं रे, ये तो है ही है, वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं रे, हम बता रहे हैं ना, वो ऐसा ही था कि विश्व का कल्याण हो, अपना जो है आत्म कल्याण करिए, अपने आप पर ऊपर ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे विश्व का अपने आप जो है वो सुधार हो जाएगा, इस तरह की कोई चीज थी। खैर, तो उस चीज को अब यहाँ पर विजुलाइज कीजिए। आपको मैं सिचुएशन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं, हाँ, तो ये इनविजिबल हैंड उसी को कहा गया कि एक इनविजिबल हैंड है, कोई कोई इसमें जो है उसमें पता नहीं कौन इनविजिबल हैंड है जो ये पूरी प्रोसेस को जो है वो पूरा करवा देता है और भला करवा देता है सोसाइटी एज ए होल का। ठीक है कि नहीं है? तो ये बताइए कि ऐसा क्यों होगा? जब हम सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो दूसरे का इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा पूरा? इसलिए हो जाएगा दोस्त, क्योंकि एवरी सिटीजन, एवरी इंडिविजुअल, okay, every member of the market, every member of the economy will be allowed to become his or her best. Do you understand this? How would market allow this? How can market allow an individual or a citizen or a member of the economy to be one's best? कैसे अलाउ कर सकता है मार्केट? मार्केट का इससे क्या लेना देना? मार्केट कोई समाज सुधार के लिए थोड़ा होता है, मार्केट भला कैसे अलाउ होगा? हाँ हाँ, ऐसे है। अरे बढ़िया विकास बताया, एग्जैक्टली वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, लेकिन यही था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ये सब करेंगे, धर्म की जय रहेगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना रहेगी, तो विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मार्केट कैसे डिटरमिन कर सकता है? मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल क्वेरी पोज कर रहा हूं कि मार्केट कैसे लोगों का जो है वो सबको अपना अपना बेस्ट बनने में जो है मदद करेगा? नहीं नहीं, तुम लोग सब भूल गए, सब भुलाए गए एकदम से। अच्छा ये बताओ, अगर ये मार्केट मैकेनिज्म नहीं होती और तुम्हारा सब्जी खाने का मन होगा तो करोगे क्या? ना ना, ये सब कारण नहीं है भाई, सॉरी। आज सभी सब जो बुद्धिमान लोग हैं सबका जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा है, काहे कि सब चीज लॉजिक से नहीं हो सकता है, कुछ चीज याद रखना। ना ना, हेल्दी कंपटीशन नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, वो भी है, वो सही बात है तुम्हारी, लेकिन अभी एट नॉट एट दिस स्टेज। डज एनीवन रिमेंबर दैट मार्केट अलाउज स्पेशलाइजेशन? किसी को याद आया है क्या कि मार्केट एक ऐसी मैकेनिज्म है जो स्पेशलाइजेशन अलाउ करती है लोगों को? हाँ, आप चिरकुटा लोगों का जो है बटन दबा, वो भी नहीं है सेजल, अभी इट इज एट अ लेटर स्टेज। लेट अस अंडरस्टैंड इट फंडामेंटली। व्हाट आई एम सेइंग that in absence of the market mechanism that serves the vegetable onto your dining table, what would be the option? If you are willing to feed upon vegetables, what is the option then? Then you will be growing the vegetables in your own kitchen garden. याद आया भाई? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से बताए थे सब कि डॉक्टर अपना काम करता है, किसान अपना काम करता है, डॉक्टर उतना खेती करने बैठेगा उतने में 100 मरीज देख लेगा। याद आया कि भाई अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो सबको अपना अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज वाली जो बात होती है।
कि आप वो करिए जिसमें आप बेस्ट हैं भाई। आप इधर उधर क्यों? अब आपका काम खेती करना थोड़ा है। आपने डॉक्टरी की परीक्षा दी है, डॉक्टर बने हैं, तो आप उतना 3 घंटा रोज खेत में बिताएंगे, उतने में कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए ना कि उस 3 घंटे में मरीज देखिए। उस मरीज के देखने से आपको क्या मिलेगा? मरीज देखेंगे तो उससे क्या मिलेगा? फीस मिलेगी, बहुत सारी फीस मिलेगी। उस फीस में से आप किसान के पास चले जाइए और उससे अनाज ले लीजिए ना। खुद काहे खेती करने तुले हुए हैं? ये बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है क्या? कि जो है यहाँ जा रहे हो, जो तुम्हारा फोर्टे नहीं है, जिसे कहते हैं कि जो तुम्हारा स्ट्रांग एरिया नहीं है, तुम वो काहे करना चाह रहे हो? जिसका स्ट्रांग एरिया है उसको पैसा दे दो ना, उससे ले लो चीज। उतने घंटे में वो काम करो जिसमें तुम स्ट्रांग हो। सिंपल सी बात है। यही स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो अब कह सकते हो कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये फार्मर से इसलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट करता है, तभी तो खरीद पा रहे हैं। और फार्मर डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा है? फार्मर काहे नहीं जा रहा है किसी मेडिकल कॉलेज में कि हमको भी दे दीजिए एडमिशन भैया, कभी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमको जानना चाहिए डॉक्टरी के बारे में। अगर हमको या हमारे फैमिली को कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा सोच के ये जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। इतना निश्चिंत होकर, इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे ही अपना काम कर रहा है? इसको डर नहीं लगता कि अगर ये बीमार होगा तो इसका क्या होगा? इसको डॉक्टरी जाननी चाहिए। बताओ। क्योंकि इसे पता है कि हम डॉक्टर को फीस दे के ले लेंगे ना। एग्जैक्टली अमन, बिल्कुल सही बात। फार्मर को पता है कि ये मेरा स्ट्रांग एरिया नहीं है, जिसका स्ट्रांग एरिया है उससे मदद ले लेंगे पैसा देके। इसको पता है, डॉक्टर को पता है कि हमारा स्ट्रांग एरिया नहीं, हम उससे पैसा देके हम अनाज खरीद लेंगे। एज सिंपल एज दैट। सो मार्केट इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज स्पेशलाइजेशन, एंड दैट्स वंडरफुल। ओके। जिस चीज में आपका फोर्टे है, जिस चीज में आप स्ट्रांग है, वो आप अच्छे से करिए। बाकी चीज में आपको सबको करने की जरूरत नहीं। देयर विल बी मार्केट। आप पैसा देके उस चीज को खरीद लीजिए। उसके लिए आपको स्क्रैच से बैठने की जरूरत नहीं है कि हम जो है ये भी हम भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे। नो, दैट इज नो मोर नेसेसरी बिकॉज मार्केट एग्जिस्ट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? वी कैन से मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑफ। कितना बढ़िया बात है। हमारा स्पेशलाइजेशन से हम आपको फायदा कर देंगे, आपके स्पेशलाइजेशन से हम। क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझते हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज का। और उसके रूट में क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डॉक्टर अगर अनाज उगाने में बैठेगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको क्या पे करनी पड़ेगी? मरीज नहीं देख पाएगा। किसान अगर पढ़ने बैठेगा तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? कि वो अपने खेती पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि क्योंकि मार्केट स्पेशलाइजेशन अलाउ करता है, इसलिए यस, मार्केट कैन बी अ वंडरफुल मैकेनिज्म फॉर। अब आता है इफिशियंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हो गया कि नहीं? रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन हो गया कि नहीं? जहां जिसको जाना चाहिए था वो रिसोर्स पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया आखिर? है ना? और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रही सबकी। इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंश्योर हो गई कि नहीं हो गई हमारे एग्जाम्पल में? अच्छा ठीक है। अगर ऐसा है तो अभी तक हमने यही सीखा कि जो मार्केट होता है वो कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से चलना चाहिए। फाइन, सब लोग एग्री करते होंगे भाई, ठीक बात है, अच्छी बात। इसीलिए क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत है, इसीलिए क्या है स्पेशलाइजेशन संभव है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज का काम करती है चीज। तो इसका मतलब अब इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट करो, मैक्रो इकोनॉमी को जो है इसको माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ले जाओ। ठीक है? जो सिद्धांत हमने पढ़े थे छोटे छोटे, वो उसको अब बड़े स्तर पे ले जाइए। अब इकोनॉमी ग्लोबल हो चुकी है। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसी सिद्धांत को लागू करिए। जो हम कह रहे थे मेंबर्स ऑफ द मार्केट, उसको आप कंट्रीज समझ लीजिए। फाइन। जो हम डॉक्टर और फार्मर का एग्जांपल दे रहे थे उसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए। जो भी देश आपको समझना हो वो समझ लीजिए। तो जो दो देश होंगे भाई, वो देश कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको क्या, कौन सी चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए? यह सवाल आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखिए। भाई ये बताना भूल गया मैं आपको, जो है मुझे किसी कारणवश बाहर आज जाना पड़ा था, इसलिए मैं आपके लिए WTO का PDF नहीं बना पाया हूं पूरा। तो एक मैप के सहारे और इस ब्लैंक वर्कशीट के सहारे आज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक असुविधा होगी आपको, समय मुझे नहीं मिल पाया। मैं कोशिश करूंगा कल परसों में इसको बना के आपको हैंड ओवर कर दूंगा।
लेकिन कोई चीज छूटेगी नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, ये मैप इसलिए खोला है ताकि इसको एक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ सकें। मैं आपको ले चलता हूँ सन 1750 के बाद से, 50 से 1780 के बीच में। इस पीरियड में इंडिया में कोई घटना याद आती है आपको, कोई भी? ऐसे ही जब टाइम फ्रेम के रेफरेंस के लिए, अब तो आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं भाई, तो बताइए कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो एक हमारे आपके जैसे विद्यार्थी को तो मालूम ही होनी चाहिए। शाबाश, बैटल ऑफ प्लासी, है ना? और कोई चीज, कुछ आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह भी कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ हुआ था क्या? चलो सब जानते हो, मतलब यही सब हो रहा था भाई, है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कुल मिलाकर जो कहने की बात है, समझने की बात है, ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ की, ईएसी कह देते हैं, क्या कह रहा हूँ, ईआईसी, हाँ, जो ईआईसी थी वो अपने यहाँ का के जो एक्सपेडिशंस थे उससे बहुत इसका मनोबल बढ़ गया था, बढ़ ही जाएगा ना। जीत, यहाँ पर जीत मिल रही थी, इनिशियली ये लोग जीत रहे थे इस पीरियड के बीच में। तो इससे इनका मनोबल बहुत बढ़ रहा था, और ऐसे ही दादागिरी वो वहां इस तरफ भी कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे थे? ये भी कॉलोनी था कि नहीं था? क्या ये ब्रिटेन की कॉलोनी था, अमेरिका? अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था कि नहीं था? ओके, गुड गुड गुड, था। यहाँ पर किस चीज को लेकर विद्रोह हुआ था? कि कोई बता सकता है कि वहां पर स्लेव? आर यू श्योर? वर्ल्ड हिस्ट्री भी तुम्हारे उसमें है भाई, तो बेसिक चीज तो मालूम होनी चाहिए ना। यही यही एरिया में भवा रहा सब मामला, हमें जहां तक याद आता है। इकोनॉमिक रीजंस थे उसके भी इकोनॉमिक रीजंस थे। चाय की खेती, चाय के इंपोर्ट से संबंधित था मैटर। ये लोग बहुत हैवी ड्यूटी लगा, आ गया, ठीक है, अभिषेक को याद आया कुछ, हाँ, चाय, बिल्कुल सही। तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पर लगाकर ये लोग टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे, और सब वहां के जो वासिंदे थे वो सब इससे एकदम वो हो गए थे। क्या नाम था इसका, अंजलि? बहुत सही। इसको क्या नाम दिया गया था? बोस्टन बॉस्टन टी पार्टी इसको कहा गया था। बॉस्टन टी पार्टी का मतलब क्या हुआ? ये लोग जितिया गया सब, समझो बात को। अच्छा, जो बेचारे जो नहीं हिस्ट्री के बैकग्राउंड के हैं वो समझो इस चीज को। सिंपल सी बात यह है भाई कि आप कोई हैवी टैक्स लगा रहे हैं, हमारे यहाँ के ट्रेड को बर्बाद करना चाहते हैं, हैवी टैक्स लगा रहे हैं, तो हम लोग नाराज हैं, हम नहीं सहेंगे ये। बस कुल मिला के इतनी बात हुई कि हम नहीं सहेंगे। तो हम नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे? तो विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह करेंगे तो क्या करेंगे? तो जितना चाय वाला शिप है, जितना भी चाय का शिप है, सब डुबो देंगे हम। तो सब लोग पानी में डुबो दिया, समझ गए? और अल्टीमेटली यही 2-3 साल चला, इस तरह का संघर्ष चले, इस तरह शुरुआत हुई। और कब आजादी मिल गई? लिखो चैट बॉक्स में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब हो गया? चलो खैर, हमारा स्टैटिस्टिक्स टेस्ट करने का तो पर्पस रहता नहीं है। ठीक है, अभिषेक जानते, सब लोग जानते ही हैं लगभग, ज्यादातर लोग। हाँ, 4 जुलाई और ये सब बतकही होती रहती है ना, इंडिपेंडेंस और ये सब, ठीक है, जानते हो सब लोग। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये हो रहा है, ये वही टाइम फ्रेम चल रहा है, सोचो। एक टाइम फ्रेम यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। अब इसी बीच में देखो कि हमने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, एक अच्छी किताब मिल गई थी, इसलिए हम सोचा इसे पढ़ाया जाए, डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी देखना वहां पर आके मिल जाएंगे। इसी बीच में यहाँ क्या हुआ, एक एक कोई लिखा रहा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बड़ा जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ भाई वहां पे? और वर्ल्ड हिस्ट्री में स्कॉटलैंड का क्या महत्व है इस परिप्रेक्ष्य में? लिखो जरा। इस आदमी का नाम सुने हो? जेम्स वाट का नाम सुने हो कभी? अब इसी दौरान भाप इंजन, शाबाश, इसी दौरान स्टीम इंजन बना दिया, तो वही बेसिस हो गया ना। बाकी का जो भी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बाद में हुआ, तो ये उसका आधार बना। तो यहाँ पर जेम्स वाट ने, एक आदमी इसका नाम रखना, जेम्स वाट इसका नाम, और दूसरा आदमी का जो हम नाम बता रहे हैं वो भी याद रखना। साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्कॉटलैंड का ये था,
और वही स्कॉटलैंड का एक दूसरा आदमी था जिसका नाम था, अब बोलो आस्तिक, क्या नाम था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भी स्कॉटलैंड का था भाई। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या कहा सर स्मिथ ने क्या कहा, क्या लिखा था? एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशंस, एब्सोल्युटली राइट। तो ये बोला, ये लिखा इन्होंने, तो इसमें क्या कहा था उन्होंने, बताओ क्या बोले थे? दो शब्द में लिखना हो तो क्या कहोगे कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था? पढ़ा चुके हैं यार, अभी पढ़ाए थे, आज ही अभी बात हुआ था। हाँ, इनविजिबल हैंड, वही इनविजिबल हैंड जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये कौन है जो इस सबको चला रहा है। जब लोगों को ये नहीं मालूम कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सब अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, तो कौन है जो ये काम करवा रहा है? तो इनविजिबल हैंड का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, और वो बेसिस बना स्पेशलाइजेशन की थ्योरी को एक्सेप्ट करने का। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? जब एक इकोनॉमिस्ट ने बोला ये बात, क्या बोल दी इकोनॉमिस्ट ने बात, कि सुनिए ना, हम लोगों को इस तरह से काम करने की जरूरत नहीं है, मार्केट बड़ी जबरदस्त चीज है और मार्केट अलाउ करती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, हाँ सही है ना स्पेलिंग, हाँ। तो जब स्पेशलाइजेशन अलाउ करती है तो आप सब लोग एक ही चीज में मत परेशान रहिए कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, नहीं। अगर अल्जीरिया में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए अच्छा है तो वो उससे प्रोड्यूस करे, और यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोडक्ट अगर बी अच्छा है तो वो उसे प्रोड्यूस करे। अल्जीरिया इनसे खरीद ले, ये इनसे खरीद ले जो सामान कम पड़ रहा हो, और इस तरह इंटरडिपेंडेंस के सहारे जी बहुत अच्छे से वर्ल्ड को चलाया जा सकता है। ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया कि जैसे एक इकोनॉमी में मार्केट के अलग अलग हिस्सों को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसमें आप स्पेशल वो करिए, वैसे ही वर्ल्ड में भी आप सभी कंट्रीज को सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस थॉट को पहली बार जो एक्सेप्टेंस मिला वो इसीलिए मिला, और इस बात का एक तरह से जो है, इस बात का सैद्धांतिक अनुमोदन हो गया कि हाँ ये बात सही है कि अगर सब लोग अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करें, अपने आप को स्पेशलाइज करें, तो वर्ल्ड एज ए होल का कल्याण हो सकता है। तो तुम समझ सकते हो कि नहीं कि जब तक इसका सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं होगा तब तक ये ग्लोबलाइजेशन होगा। अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन क्यों लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे से ग्लोबलाइजेशन छोड़ दीजिए तो बहुत स्टेज बात की स्टेज हो गई, चलो इंटर जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जिसे कहते हैं, ऐसे समझो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है, या क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं, ये इसी डॉक्ट्रिन पर तो आधारित है, क्योंकि लोग इसको सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि हाँ बात तो सही है कि ऐसा करने के जो है सब हमको सब कुछ पैदा करने की जरूरत नहीं है। वही संतरा और जो भी हम लोग एग्जांपल लिए थे नारंगी वारंगी टाइप का, कि ऑस्ट्रेलिया अगर उस चीज में अच्छा है तो वो प्रोड्यूस करे, साउथ अफ्रीका कुछ और में अच्छा है तो वो प्रोड्यूस करे, फिर एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले वो लोग मार्केट टर्म्स में, हो गया काम। फार्मर और डॉक्टर वही वाला रिलेशनशिप है। बात सब लोग समझ गए? लेकिन इस पर जैसे ही इस बात को आप सैद्धांतिक अनुमति देंगे कि हाँ ये बात तो सही है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हम जाने कैसे इस चीज को भाई, हम इस बात को, कोई कंट्री जाने कैसे, एक्यूरेटली कैसे जाने कि हमको यह चीज पैदा करनी चाहिए, ये कैसे जाने? ये कंट्री अगर जानना चाहे तो कैसे जाने? तो अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने बारे में नहीं पता है आपको, ये भी दूसरे से पूछने की जरूरत है आपको? अपने भी बारे में भी नहीं पता है कि हम किस में अच्छे हैं? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा सिद्धांत लगा, बोला यहाँ पर कोई जनरल डिस्कशन थोड़ा हो रहा है, इकोनॉमी की बात हो रही है, आप इकोनॉमिक टर्म्स में बोलिए, आप बताइए हमको कि अपने बारे में जानते हो, ये सब नहीं चलेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, तो बोला सिंपल है। हाँ बिल्कुल, वो क्वांटिटी की बात होती है रमाकांत, ध्यान रखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात तब आती है जब हमें पता है कि हमारी ये दो तीन चीजें अच्छी हैं, अब कौन सी कितनी पैदा की जाए। डू यू अंडरस्टैंड? डज एवरीवन गेट इट? आप लोग प्रॉम्प्ट करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है क्लास का। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि हमको कौन सी चीज कितनी मात्रा में पैदा करनी चाहिए, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें तीन चीज बनानी है, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अभी क्वेश्चन उससे पहले का हो रहा है कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जो हमें बनानी चाहिए, ठीक है? तो वो तीन चीजें कैसे बनानी चाहिए, बहुत आसान है। बोला बनानी बोल रहे हैं ना आप, बनानी चाहिए, तो बनाने का मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि आपको क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना।
बोला हाँ यही यही तो पूछ रहे हैं। तो बोला प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, जो मुख्य क्लासिकल फैक्टर्स हैं वो क्या है, यही है ना भाई, यही तीन है, प्रोडक्शन के तीन फैक्टर्स होते हैं। तो सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को कहते हैं फैक्टर एबंडेंस। भैया आपके कंट्री में इन तीनों में से जो भी फैक्टर सबसे ज्यादा इंटेंसिवली इस्तेमाल हो सके, भाई जिसमें अच्छे हो उसको जम के यूज कर सको, वही चीज आपको बना के एक्सपोर्ट करनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, इसको हेक्सर ओहलिन थ्योरी कहते हैं, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी जरूरत है, सिंपल सा जान लो, फैक्टर एबंडेंस का थ्योरी है कि सिंपल है, इसी के बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए आप। एग्जांपल बताइए भाई, जैसे आपके यहाँ लेबर एबंडेंट है, लेबर आपके यहाँ खूब एबंडेंट है भाई, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, अगर टी में कैपिटल लग गया, अच्छा तुम कैपिटल के लिए ही कर रहे हो, हाँ हम पूछ रहे हैं, मान लो लेबर एबंडेंट है किसी कंट्री, इंडिया का एग्जांपल, तो अल्टीमेटली किस में गया, इंडिया। यस आस्तिक, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री में कैपिटल लग जाता है ना पूजा, पहले मान लो कैपिटल नहीं है हमारे पास, सिर्फ लेबर ही लेबर है, कल ही तो बात किए थे हम लोग, तो ज्यादा झुकाव सर्विस इंडस्ट्री की तरफ होगा। सॉफ्टवेयर बना दीजिए, हार्डवेयर तो बना नहीं पाएंगे, तो सॉफ्टवेयर हो गया, बीपीओ, इस तरह की सर्विसेज में जाना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो भैया आप उसका एक्सपोर्ट कर दीजिए, और वही हुआ, अल्टीमेटली हुआ कि नहीं हुआ वही। अच्छा भाई, अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास कैपिटल जबरदस्त है लेकिन लेबर नहीं है, लेबर नहीं है कैपिटल है, तब क्या करोगे, एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल दो। जितना भी मॉडर्न वेस्टर्न टाइप का कंट्रीज है उस समय यही स्थिति है कि कैपिटल तो है उनके पास, जर्मनी ले लो एग्जाम्पल, चलो जर्मनी उसका एग्जाम्पल है, तो जर्मनी वो बना हुआ है एग्जैक्टली जिसमें कैपिटल खूब लगती हो, तो कैपिटल बनाएगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कैपिटल में लगा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, यस, रिसर्च डेवलपमेंट और ये इंजीनियरिंग हैवी इंडस्ट्रीज बनाएगा। अरे यही तो, याद आया, यही तो ये इंडिया में करना चाहते थे, तब हमको बाहर से इतना कैपिटल जो है वो सब लेना पड़ा, फॉरेक्स खर्च करना पड़ा। विजन तो ठीक ही था, अब सब मैच हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स। तो भाई हम लोग लेबर में तो ठीक ही थे, कैपिटल नहीं थी, लेकिन फिर भी चाहते थे कि इंडस्ट्रीज हम डेवलप करें, इसीलिए बाहर से हमको जो है कैपिटल लेनी पड़ी, लेबर हमारे पास था। आप समझ गए, सारी बात बहुत क्लियर है एकदम, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जर्मन इंजीनियरिंग जैसे देखो, जर्मन के आगे सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, जर्मन शब्द जब बोलते हैं उसके बाद क्या लिखा जाता है, सबसे ज्यादा बोला जाता है जर्मन इंजीनियरिंग, हमेशा देखो, हमेशा वही सुनोगे तुम, तो दैट इज वाई दे स्पेशलाइज इन दैट। ठीक है भाई, चलो ये तो समझ में आ गया हमको। अब हम तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अगर यह बात सही है भाई, थ्योरी वही जो प्रैक्टिस में काम करे, नहीं तो बेकार नहीं है, सोच के बताओ, किताबी थ्योरी का फायदा है। एग्जाम्पल दें तुम्हें, इस बात पर हमेशा से क्वेश्चन उठते रहे हैं, और मैं ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको ये मत समझिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या डिसिप्लिन का एडवोकेसी कर रहा हूं, नहीं। बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको हम एनालाइज करेंगे। क्या आप नहीं जानते कि इन इन दोनों पर हमेशा से अटैक होता ही रहा है, ये तो सिर्फ पानी ही है भक्त, ये तो चीनी वाला गोली है, सब खाली मीठा गोली है और कुछ नहीं है इसमें। और इस पर भी होता है, इस पर हमारे जो आदरणीय वो वैज्ञानिक रहे हैं, क्या नाम उनका, अरे कभी कभी ऐसा स्लिप होता है, अरे स्ट्रिंग थ्योरी वाले, पाप लगेगा हमको, इतने महान आदमी का नाम भी जो है नहीं, भूल जा रहे हैं, अशोक सेन बोल रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी वो दिए थे। अरे हमारे स्ट्रिंग थ्योरी भाई, वो अब ऐसा, इतना तुम लोग एकदम हमसे भी गए गुजरे हो, मतलब इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी फॉर एवरीथिंग जो दिए थे कौन थे भाई, थ्योरी फॉर एवरीथिंग आई शुड हैव सेड, ओके बताओ जल्दी। हाँ, स्टीफन हॉकिंग ना, क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंग ही तो, हाँ स्टीफन हॉकिंग। तो इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने कहा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी फेल्ड, इंडियन एस्ट्रोलॉजी उसी समय फेल हो गई जब उसने धरती को सेंटर माना, और ये हुआ कि सूर्य और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। भाई जो जन्म चार्ट बनता है, जानते नहीं जानते होंगे, जो भी बर्थ चार्ट बनाते हैं, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ लो बात को, कि इस आधार पर इसकी आलोचना की गई कि ये थ्योरेटिकली ठीक नहीं है आपका ये सब। एक तो इसमें तो पानी ही पानी है, होम्योपैथी में अलग अलग लोग सब बोलते हैं ना, तो इससे कुछ नहीं होता है, ये वो इस तरह की बात हमेशा से होती है, ये भाई सही बात है, वो सब एकदम अपनी जगह पर सही है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, अब मैं आपको ले आता हूं, ये थ्योरी है और थ्योरेटिकल बेसिस को हमेशा चैलेंज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ये जो है ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के जो है वो जिसे कहते हैं लेगेसी या हैंगओवर को जब तक खुद अपने ज्ञान से, ज्ञान के चक्षुओं से और अपने अनुभव से उसको टेस्ट न कर ले, तब तक उसे नहीं माने कि धर्म है, चाहे उसके पिता नहीं क्यों ना उसे हैंड ओवर किया हो उस चीज को। नहीं, इंडिया जो कंट्री रहा है वो इसलिए लैंड, दिस इज अ लैंड ऑफ सीकर्स, नॉट ऑफ बिलीवर्स। भारत जो है वो जो है अंधभक्ति करने वालों का देश नहीं रहा है। इसमें हमेशा से नियम रहा है कि हमसे राजपाट सब ले लो, लेकिन हमारी जिज्ञासा को शांत करो। कोई नाम आता है और पुराणिक कहानियों में से कोई ऐसा नाम आता है आपके दिमाग में जिसने ये किया हो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ज्ञान चाहिए, हमको सत्य का जो है वो साक्षात्कार करना है? कौन था वो जो यमराज के द्वार तक चला गया था और एग्जैक्टली सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ देने को तैयार थे यमराज की, ये ले ले, छोड़ दे अपना सवाल, बोला नहीं हमको ज्ञान चाहिए। बिल्कुल सभी थे, नचिकेता तो थे, पुराणों में से जो है उनका आता है, बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा काम है उसको थ्योरेटिकली चैलेंज करना। लेकिन अगर एक जो एस्ट्रोलॉजर है ए, वो अगर अपने जीते जी, मान लीजिए वो 1950 तक जिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और अपने जीते जी अपनी मृत्यु से पहले कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस करके गए जो 1975, 76, 1984 ऐसे करके 1971 का युद्ध, जितना भी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में लिख गए हो और वो उसी समय पब्लिश हो गया हो, उनके जीवन काल के ही दौरान मान लो पब्लिश हो गया हो, 1950 में पब्लिश हो गया हो, और वो चीज वैसे का वैसी हुई हो, 90% एक्यूरेसी के साथ कह लीजिए, अगर वैसी हुई हो, तो इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि आपने धरती को कैसे मान लिया सेंटर, सूर्य होना चाहिए सेंटर? हाउ डज इट मैटर? ठीक है, आप एकेडमिक डिस्कशन के लिए आप उसे काट दीजिए, ये सब बकवास है हो। लेकिन थ्योरी कहने का अर्थ क्या है, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि थ्योरी वही है विच वर्क्स। बाकी भूल जाइए, हमको इधर उधर का बात ना बताइए। डज इट वर्क और नॉट, एज सिंपल एज दैट, बस इतनी सी बात। तो वो थ्योरी वही ना जो काम करे, बाकी तो क्या फायदा है? बहुत एक्यूरेट हो थ्योरी लेबोरेटरी में और वहां जाके काम ना करे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और थ्योरी जो है वो लॉजिकली बहुत कमजोर जो है ग्राउंड पर हो, लेकिन काम करती हो, तो उसका प्रैक्टिकल तो यूज हो जाएगा। एकेडमिकली हम उसकी हमेशा आलोचना करते रहेंगे, वो हमारा कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। जो कमियां हैं उसको हम पॉइंट आउट करते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं कहीं काम करता है जिस जिस फील्ड में, उसमें उसकी वो भी मान्यता होनी चाहिए। यही लॉजिक है, जो है रेशनैलिटी यही कहती है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो मैं पूछता हूं आपसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और जो अभी आपने कौन सी थ्योरी पढ़ी? फैक्टर अबंडेंस की थ्योरी पढ़ी। मैं एग्जांपल दूंगा और आप बताइएगा कि कैसे ये थ्योरी फेल हो रही है कि पास हो रही है। चलो वहीं चलते हैं ना, मैप में ही चलते हैं। ठीक है, यहां कहीं है जर्मनी, ठीक है भाई, सब लोग जानते ही हैं। यहां है जर्मनी, यहां है जापान, देखे रहे होगे, है ना? हाँ गवारे, जापान दिमाग है खराब हो गया एकदम, देखा ही नहीं रहा है इसमें चुटकाए में। बताओ हाल, और हम बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। कहाँ ले गया जापानवा को? देखो दिमाग है नहीं काम कर रहा है। हाँ ठीक है, जापान ले लो, कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें किसी का एग्जांपल है। अच्छा, ये हो गया, ठीक।
अरे अब इतना बेइज्जती न करो बे शुभम कि साउथ कोरिया के पास मालूम था, इसमें निगाह कई बार फंस जाती है ना, इसलिए। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरर का जरा दो चार ब्रांड बोलो तो, जो आप अच्छा समझते हो, चैट बॉक्स में लिखिए तो, दो चार अच्छे ब्रांड्स का नाम बताइए तो, जो अच्छी बढ़िया गाड़ी बनाते हो, इंटरनेशनल ब्रांड्स का। बीएमडब्ल्यू, अरे नहीं सॉरी, नहीं मजाक कर रहे हैं। हाँ, बीएमडब्ल्यू, हाँ भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्ड, हाँ फोर्ड हो गया, तो फोर्ड कहाँ का है? अच्छा भाई, बीएमडब्ल्यू कहाँ का है? अच्छा, फरारी कहाँ का है? फिएट, फिएट मतलब कहाँ की है? ठीक है, समझिए, मर्सिडीज भी इधर का है, चलो ठीक, फिर और? अरे कोई गरीबों आदमी का तो बात करो। टोयोटा भूल गए, जिसने तहलका मचा रखा है। तो अगर फैक्टर अबंडेंस थ्योरी सही है तो, अगर फैक्टर अबंडेंस थ्योरी एकदम सही है, ये थ्योरी सही है, तो बीएमडब्ल्यू यहां क्यों पॉपुलर है और टोयोटा यहां क्यों पॉपुलर होती है? ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों लोग काहे प्रोड्यूस कर रहा है? इनको क्या गरज पड़ी थी यहाँ टोयोटा बनाने की? या उल्टा भी कह लीजिए कि इनको जब ये देख रहे हैं कि जापान अच्छा अच्छा गाड़ी बना रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतने सारे ब्रांड बनाने की? तो ये कहीं ना कहीं एक फांस की तरह, अरे क्रेटा कोई ब्रांड थोड़े है भाई, कोई बात नहीं। पोर्शे, पोर्शे जो है वो ब्रांड है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? समझे कि अगर ये बात सही है कि हमारे में जो अच्छा है हम वही बनाते हैं, बाकी दूसरे से ले लेंगे, हमको क्या गरज पड़ी है सब कुछ पैदा करने की? तो जो इंट्रा इंडस्ट्री, ध्यान से सुनिए, ये शब्द है इंट्रा इंडस्ट्री। एक ही टाइप की इंडस्ट्री में फिर कंपटीशन क्यों होगा? इसमें क्यों वेरिएशन आएगा? तो इसका मतलब इस थ्योरी के अलावा भी कुछ है ना जो मैटर करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? खाली ये बात नहीं है, खाली इस पे दुनिया नहीं चलती है कि हम जिसमें अच्छे हैं वो करेंगे, बाकी का बाहर से ले लेंगे, नहीं। लोग दो तीन चीजों में अच्छे हो सकते हैं और उनको उनको बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं और उनका ये बिहेवियर क्यों एक्सेप्ट हो जाता है? क्योंकि कंज्यूमर को क्या पसंद है? चॉइस। चॉइस कहां से आती है? चॉइस के लिए क्या जरूरी है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड डाइवर्सिटी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो कंज्यूमर का जो चॉइस और वैरायटी के लिए उसका जो प्रेफरेंस है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं नष्ट करना है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि यह जरूरी नहीं है कि जो फैक्टर एबंडेंस थ्योरी हो हमेशा काम ही करे, ऐसा भी होता है। ये भी समझ गए आप? बहुत अच्छी बात है भाई। इसी को कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी। जो न्यू ट्रेड थ्योरी है वो ये है, और ये एक्सप्लेन करती है इस चीज को कि इंट्रा इंडस्ट्री है वो क्यों होती है। लोग ऐसी चीजें बनाएंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा, और उनके वो उस छोटे छोटे डिफरेंस के बल पे अपने अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कि देखिए टोयोटा में हमारा ये बड़ा अच्छा है, हमारा इंजन का जो रिलायबिलिटी है 5-5 लाख किलोमीटर चल जाएगा, हम ये वाला एलॉय इस्तेमाल करते हैं टोयोटा में इंजन के मेकिंग में। या फिर बीएमडब्ल्यू कहेगा, जर्मन इंजीनियरिंग कहेगी कि जो है, बीएमडब्ल्यू कहेगा कि हम हमारी इंजन की ट्यूनिंग सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, हम स्ट्रॉन्ग कार्स बनाते हैं, हमारा ये सेफ्टी स्टैंड। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो द लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी द सेम, हाउएवर what they will do, they will differentiate their products, their line of production, they will differentiate on small refinements, on small attributes, and then they will depend upon what, कि कौन कितना बेच पाता है। इसको क्या कहते हैं? सुना है ये शब्द कभी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कि फिर हम इस पर नहीं है कि हम कार हम सिर्फ बनाते हैं, खरीदना ही पड़ेगा आपको, नहीं, बहुत वैरायटी है, लेकिन हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है। अब देखते हैं जो जितना बेच ले जाए भाई। इस बात को समझ पाए कि पैसा को कम, अगर फैक्टर अबंडेंस थ्योरी फेल हो गई तो लोग पैसा कैसे बनाएगा? जब तुम्हारी भी कार अवेलेबल है, तुम्हारी भी कार अवेलेबल है, तो तुम्हारी क्यों बिकेगी? इसलिए बिकेगी कि कुछ आप में डिफरेंशिएशन होगा, और उस डिफरेंशिएशन के बल पे आप चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट उस पर जितना हो सके उतना बिक जाए भाई। मोनोपोली तो है नहीं कि कार सिर्फ हम बनाते हैं। तो उन छोटे छोटे वेरिएशन और डिफरेंशिएशन पर आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करती है कि भाई जितना बढ़िया बेच ले गए, जितना ज्यादा आपका टर्नओवर, जितना ज्यादा आप इकोनॉमी का स्केल बढ़ाएंगे, उतना आप उसमें सर्वाइव करेंगे। बात समझ गए? बहुत छोटी सी चीज है।
यस, फिर ये सब बातें आती हैं, बेस्ट इन सेगमेंट और ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। खैर, नाउ वी कैन कम टू दिस थिंग डायरेक्टली टू व्हाट वी आर नाउ डिस्कसिंग। इन सब चीजों से फिर इस बात का प्रारंभ हुआ कि हाँ, देश, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चाहे फैक्टर अबंडेंस के कारण और चाहे जिसे कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी के हिसाब से, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन एज अ वर्ल्ड एज ए होल के लिए ये चीज बेनिफिशियल हो सकती है। कंपटीशन होगा, सब कुछ, बहुत सारे फायदे होंगे उससे, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि लोग जो है वो आपस में ट्रेड करना शुरू करें। और उसी से शुरुआत होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको जो है ट्रेस करना शुरू करूं, आपको याद होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे साथ आने की जो मुहिम है, वो मुहिम जो है वो दरअसल कहां से शुरू हुई मुख्य रूप से, कि अब साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तबाही हो जाएगी। क्या आप मानते नहीं हैं कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट्स हैं इस तरह के, जो कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ अल्टीमेटली बढ़े, उनकी शुरुआत कहां से हुई? वर्ल्ड वॉर 2 से हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या था? सब लोग क्या बदमाशी, आपको बताया नहीं था, एक हल्का सा एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अब मान लो हमारा कोई चीज हम ज्यादा बेचना चाहते हैं, यही तो दिक्कत है भाई। एक क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना, कि आप पड़ोसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटजी बना के, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा वो। अगर आप ओपन मार्केट में उतर रहे हैं तो अगर बदमाश साथी टाइप का पड़ोसी निकला तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? एग्जाम्पल क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया था, याद है? करेंसी जब पढ़ रहे थे हम, कि मतलब सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया को थी कि वो अपना पैसा डी वैल्यू करे, रुपए को डी वैल्यू करे, लेकिन कर दिया कौन? उसी बीच में कौन लोग कर दिए धीरे से? कौन कौन कंट्रीज था, लिखो। हाँ, चाइना और इंडोनेशिया कर दिया कि नहीं धीरे से? समझे बात को? तो इसलिए आपको इसमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब मान लो हम एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं कि कोई कंट्री है, ये सामने आपके दिख रही है, मान लीजिए साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और अमेरिका मान लीजिए आपस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपस में मान लो कंपीट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर, ठीक है? तो इसने मान लो अपना करेंसी 10% से डिवैल्यू कर दिया, तो सब लोग यहीं से एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये लोग फटाफट वो हो जाएगा। फिर ये कंपटीशन में आ गया, ये अपना 12% कर दिया मान लो, फिर यहां से एक्सपोर्ट करने लगे। ऐसे करते 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 इसका अंत कहां है? बहुत बुरी स्थिति है। मार्केट में पूरी अनसर्टेनिटी नहीं आ जाएगी? कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना पाएगा? बिजनेस डेवलपमेंट को प्लान कर पाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को कुछ सोच पाएगा जब करेंसी का कोई भरोसा नहीं है? तो एग्जैक्टली वो कहता है ना, थ्योरी का नाम है इसका क्या? बेगर दाई नेबर, कि पड़ोसी भिखारी टाइप से, समझे कि नहीं समझे? तो पड़ोसी ये करने पे आ जाए तो फिर कोई अंत ही नहीं है, कि आप इसका डाउनवर्ड रेस टू द बॉटम। वेरी वेरी वेल सेड, इट इज अ रेस टू द बॉटम, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ जैसे थोड़ी तो मर्यादा रखिए। तो कहीं ना कुछ तो होना ही चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए, कुछ ना कुछ आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है, कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो कहता है कि out of the several factors that led to World War II, this particular aspect was also one of them, कि एक दूसरे को कैसे जो है वो कर दिया जाए, हम हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इसका बर्बाद हो जाए, हम डिवैल्यू कर देते हैं। दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ जो है नेगेटिव कॉम्पिटिटिविटी, जो है नेगेटिव कंपटीशन, वो भी एक जिम्मेदार उसके लिए फैक्टर माना जाता है। और दोबारा जो है वो ना हो, ऐसा दोबारा कभी ऐसा नहीं हो, इसलिए कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की एक जरूरत पड़ी कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन भाई बनाइए और जो है उन चीजों को ध्यान रखे। तो इसी के लिए सब लोग जो है वो इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? सो सब थोड़ा बहुत कंसेंसस बना तो कहाँ इकट्ठा हुए? कई बार नाम ले चुका हूं, चैट बॉक्स में लिखो, कहाँ इकट्ठा हुए थे सब लोग? न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर में। ये क्या है? BW मतलब?
बता तो रहे हैं इतने दिन से, ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स में जब इकट्ठा हुए सब लोग, तब संकल्पना हुई 3 ऑर्गेनाइजेशंस की, कि 3 ऑर्गेनाइजेशन भैया होना चाहिए। बोला किस काम के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन? बोला एक तो जो तबाही अभी कर दिए हो, वो एकदम बर्बादी करके रख दी हो। कौन सा तबाही? विच तबाही एम आई टॉकिंग अबाउट? पहले उससे समाज को निकालो, पूरे संसार को पहले उससे निकालो। कौन सी तबाही? सब लोग मिलके बोले कि पहले हमारे पास क्या क्या चैलेंज है। बोला पहले वर्ल्ड वॉर 2 से जो लोग तबाह हुए हैं, पहले इनका क्या होना चाहिए? बताना, अगर एग्री करते हो तो बताना, अगर लॉजिकल लगता हो कि इनका रिकॉन्स्ट्रक्शन होना चाहिए। जो तबाही हो चुके हैं उसे पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ेगी ना भाई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया है। तो पहली चीज है रिकॉन्स्ट्रक्शन। नंबर 2, उनका डेवलपमेंट कीजिए जो पीछे रह गए हैं। मानते हो? और तीसरा ये कि अब जब ओपन हो रही इकोनॉमी, हम लोग साथ में काम करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह होगा सबका, उसके लिए भी कुछ समझौते आपस में किए जाएं। वही जो हम कह रहे थे, डिवैल्यू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि नहीं? इतने पे एग्री करते हो आप लोग? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसकी स्थापना हुई। एकदम मुकुल, बिल्कुल सही जवाब। इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पॉपुलरली, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पॉपुलरली क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जिसने पहली 2 समस्याओं का ध्यान रख लिया। तीसरी समस्या का क्या किया जाए? तीसरी समस्या तो बड़ी भयानक है, इसका क्या किया जाए? इसके लिए क्या बना दिया? इंटरनेशनल, नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या लेना देना रमाकांत? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, चौथी चीज, नहीं नहीं अर्पित, अभी नहीं आएगा। चौथी चीज जो अगली समस्या थी, वो क्या थी? यही वाला, कि ये जो बदमाशी होती है इधर का, हम इसको इसको दबा देते हैं, इससे एक्सपोर्ट कर लें, इससे इंपोर्ट कर लें, और जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ करेंसी से रिलेटेड चीज है ना। अगली चीज ट्रेड हुई ना। समझ गए सब लोग? क्लियर है सबको एकदम? पहला चैलेंज रिकॉन्स्ट्रक्शन, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा करेंसी, और चौथा ट्रेड। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? सिंपल सा है कि नहीं है, बताओ? इन सारे क्षेत्रों में सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, हो गया, बात खत्म। तो इसके लिए क्या आया, संकल्पना आई? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीओ की संकल्पना आई। लेकिन सबको मालूम था, समझदार लोग तो समझदार है, इसको कहते हैं ना कि एक मान लो मकान है, ये ऊंचा सा, ऐसे ऊंची जगह है, ठीक है, ऐसे, सॉरी, ऐसे कर लो। तो ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग जो है वो यहां जाना चाहते थे, ऊपर तक पहुंचना है इनको, यहां तक। यहां पर एक सीढ़ी है, तो जब ए और बी चढ़ गए ऊपर, तो सीढ़ियां ऊपर खींच लिए, तो सी और डी नीचे रह गए। समझ गए बात को? ऐसे में इस स्थिति में अगर यहां एक दूसरी सीढ़ी लगाने की बात की जाएगी, तो इसका विरोध कौन करेगा? सी और डी। सी और डी विरोध करेंगे इसका, या मन से किसको अच्छा नहीं लगेगा? यू गॉट इट। सिंपल सी बात है। तो लॉजिक, लॉजिक भी नहीं है, कॉमन सेंस है कि नहीं भाई? ए और बी को बुरा लगेगा, तो ए और बी जो लोग थे वो जबरदस्त इसको रेजिस्ट किए कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, ट्रेड रोड में क्यों पड़ रहे हैं आप, ऐसा ही ठीक है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कमजोर और मजबूत सब बराबर हो जाएंगे, ये इक्विटी के अगेंस्ट है, हमने मेहनत की है, इस सब टाइप का बात। तो आईटीओ का जो आइडिया था, उसको यूएस कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए आईटीओ अपने स्वरूप में नहीं आ सका, मटेरियलाइज नहीं हुआ। लेकिन बार 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 परसिस्टेंट जब ये बात होती रही कि नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तो फिर आईटीओ की जगह
ये आया। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकिन नहीं था भाई, याद रखना है ना, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बनने ही नहीं दिया ना इन्होंने, ये ऑर्गेनाइजेशन तो बनने ही नहीं दिया। एक समझौता टाइप का, ऐसा कह लो कि अरेंजमेंट टाइप का, एक समझौता टाइप का आया कि हाँ हाँ इसका पालन किया जाएगा, ऐसा है वैसा, जनरल अरेंजमेंट और एग्रीमेंट टाइप का बन गया, बस कुल मिलाकर बात ये। ठीक है, यहां तक भी सब लोग समझ गए, बहुत सिंपल है कि इसलिए गैट आया। ठीक है, तो इसको लेकर क्या करेंगे, बोला कम से कम एक सही दिशा में पहली शुरुआत तो हुई, वरना ये लोग तो ऐसे हैं कि आगे बढ़ने ही नहीं देते इस बात को। कुल मिलाकर इतना सारा प्रेशर वगैरह करने से कुछ तो शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस नहीं था, और बहुत सारी चीजें गैट से बाहर थी, जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो बाहर थी। ठीक है, जाते 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 भी नहीं छोड़ता है ना आदमी बदमाशी की, गैट भी बन रहा है तो उसमें भी मेन मेन चीज जैसे एग्रीकल्चर हुआ मान लो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इससे बाहर ही था, टेक्सटाइल हुआ, टेक्सटाइल इससे बाहर ही था, और यही यही सब तो एरियाज वो होते हैं जिसमें जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनका एडवांटेज इसी में होता है ना, तो ये तो उसके स्कोप से बाहर ही है। तो अभी भी ये तो फॉर्मेलिटी जैसी है, लेकिन चलो है तो कुछ तो है। ठीक है, कम से कम कुछ तो हुआ भाई। तो गैट में एक्चुअली क्या कहा गया, अगर हम आपको एक एक सेंटेंस में बढ़िया से बताने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि गैट में एक्चुअली क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा गया मोस्ट फेवर्ड नेशन। समझते जाओ, MFN। बोले ये क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गैट का अर्थ हुआ कि भेदभाव थोड़ा तो कम किया जाए। ठीक, एक लाइन में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो गैट भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली जितनी भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको हटाने के पहला दिशा में पहला कदम। तो उसने कहा चलिए शुरुआत इससे करते हैं भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते हम, ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, लेकिन कम से कम इतना कीजिए कि अगर कंट्री ए कंट्री बी जो कि इसके सबसे दोस्ताना संबंध है, यानी ये क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, आप जैसा व्यवहार इसके साथ करते हैं ट्रेड में वैसा बाकी देशों के साथ करिए। क्या ये बात समझ में आई? यानी सब आपके जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं सब आपके MFN हैं, सभी आपके साथ वैसे ही हैं जैसे आपका कोई और चाहने वाला हो, वैसे ही बिहेव करिए, तो भेदभाव समाप्त हो गया। कम से कम एक स्टेप ये तो हो। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो फिर जैसे ही ये बात आती है वैसे पहला चीज क्या दिमाग में आता है, इंडिया पाकिस्तान। इस विषय में ये जरूर सुने होंगे कंट्रोवर्सी, अगर GS ठीक से पढ़े हो तो ये जरूर आएगा कंट्रोवर्सी कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन आखिर दिया तो कैसे दिया। अरे मेरे भाई, इट इज अ मिसनॉमर, इससे बड़ा रूमर और इससे बड़े जो है स्कैम जो है दूसरा कुछ नहीं है। इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं पाकिस्तान को दिया था कि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हमारा उसको बना दिया, नहीं नहीं नहीं। ये है उसके पीछे लॉजिक कि जो भेदभाव हम कर रहे थे, करना चाहते थे, वो हम नहीं करेंगे, बस दैट्स ऑल। कि ठीक है, इट्स ओके, इकोनॉमी अपनी जगह पर है, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, एंड दैट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पाकिस्तान के लिए जो है फेवर किया गया हो या कुछ ऐसा किया हो। यस, इट हैज बीन रिवोक्ड, ट्रू, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ऐसे कई बार गलत कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठा दिए जाते हैं क्योंकि ये मिसनॉमर है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये मतलब नहीं कि किसी नेशन को आपने मोस्ट फेवर्ड बना दिया, नहीं, आप बस उससे भेदभाव नहीं करेंगे, जैसा किसी और के साथ करते वैसा उसके साथ भी करेंगे, सिंपल, इक्वल, जैसे सबके लिए ट्रीट करते हैं वैसा हो गया। ये बात आप समझ गए? यहां तक आप लोग समझ गए? वर्कशीट पे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस बात पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई कि जो जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स था, आप कह सकते हैं 1944 में जो भी ये घटनाएं हुई, ठीक है, उसमें 3 आउटकम हुए। ठीक है, आप कह सकते हैं हम क्या क्या हुआ भाई, वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, IMF हो गया उसके लिए, ठीक है, फिर ITO जो बनते बनते नहीं बन पाया, तो फिर क्या बना 3 साल बाद 1947 में जब भारत आज को आजादी मिल रही थी, तब वहां क्या बन रहा था, ये बन रहा था। ठीक है, गैट वो अपने एग्जिस्टेंस में आ गया और खूब बातचीत चली इसमें, जबरदस्त बातचीत चली, आप तो जानते ही हैं, 7-8 राउंड बत कही चली और कुछ तय नहीं, कैसे तय होगा?
जब इसका ना कोई स्टेटस है ना कुछ है, और जो लोग पहले सीढ़ी चढ़ चुके हो वो दूसरे का सीढ़ी सीख रहे हो, कैसे बनेगा? बहुत डिफिकल्ट है, कंसेंसस बनना इसमें बहुत डिफिकल्ट था। खैर, 7 राउंड ऐसा कुछ बातचीत होता रहा, फेल होता रहा, बढ़ता रहा, ऐसे टाइप से चलता रहा। 1995 में उरुग्वे राउंड हुआ। उरुग्वे राउंड में जो है 1995 में थोड़ी बहुत बात बनती हुई नजर आई कि चलो ठीक है, एग्री करते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशन का रूप देते हैं, ये सब जो बात चल रही है। और तब क्या आया एग्जिस्टेंस में? 1995 में क्या आया? ये बना, ठीक, डब्ल्यूटीओ अपने स्वरूप में आया। कहाँ हेडक्वार्टर है भाई डब्ल्यूटीओ का? ये सब तो 20 साल पहले भी नहीं पूछा जाता था प्री में, लेकिन भाई बेसिक तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या जनरल पर्पस था डब्ल्यूटीओ, क्या क्या करना चाहता था कि भाई यदि कोई देश ए है, वो अपने यहाँ आता हुआ जो माल है उसको महंगा करने के लिए यहाँ ड्यूटी व्यूटी लगाता है जबरदस्ती का, टैरिफ जिसे कहते हैं। इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है टैरिफ कहलाती है, टैरिफ वैरिफ इम्पोज करता है, तो भाई इसे कम किया जाए, ठीक है। इसको कम करने की बात हुई। फिर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है उसको कम किया जाए, तो टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तुम समझे बात को? ये क्या कहा जा रहा है कि ये मान लो इकोनॉमी है, ठीक है, और ये बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया है पूरी, ठीक है। आप देखो, इस बात को समझो कि जब आप इस बात के एग्री कर रहे हो कि हाँ हम भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनेंगे, और एक दूसरा मेंबर है बी, जब वो मेंबर बी 100 रुपए का आइटम आपके यहाँ भेज रहा है कि अब तो हम दोस्त हो गए हैं, अब तो फ्री ट्रेड करना चाहिए हमको, तब आप यहाँ पर धीरे से 50 रुपए का इस पे ड्यूटी लगा दे रहे हो, इम्पोर्ट टैरिफ लगा दे रहे हो, तो ये प्रोडक्ट 150 का हो जा रहा है। तो कहाँ बात रह गई फ्री ट्रेड की? फिर तो आप अपना डोमेस्टिक जो उसको सपोर्ट प्रोटेक्ट करने लगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर ए और बी दोनों बराबरी के हैं, ऑलमोस्ट बराबरी के हैं, तब क्या उन्हें शोभा देता है ए को ऐसा ड्यूटी व्यूटी लगाना? नहीं। तो वो अपने कंसेप्ट में ठीक था, एकदम सही बात है। तो भाई कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाइए, फ्री ट्रेड करिए, कस्टम ड्यूटी जबरदस्ती के ना लगाइए, महंगा मत कर दीजिए किसी का इंपोर्ट अपने यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या ना कीजिए। बोलो ठीक है ये तो हटा दिए हम, ये हटा दिए। अब देखो कैसे करेगा, ध्यान से सुनो। ए है, ए कहता है ठीक है आप 100 रुपीज में हमारे यहाँ भेज रहे हैं, कॉन्सेप्ट से समझते चलो भाई आप सब लोग, हम नहीं लगाते हैं 50 रुपया, ठीक है चलो डन। हम 50 रुपए का ड्यूटी क्यों लगा रहे थे? लिखो लिखो चैट बॉक्स में लिखो, हम ये 50 रुपीज का ड्यूटी लगा क्यों रहे थे? इंपोर्ट टैरिफ क्यों लगाए हुए थे? अपने डोमेस्टिक वाले को प्रोटेक्ट करने का, बिल्कुल सही बात है, इसको बचाना चाहते थे तभी लगाए हुए थे, ये बात सही है, सब लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम डब्ल्यूटीओ का मेंबर बने हैं भाई, तो छोड़ना ही पड़ेगा। 50 रुपए को हटा दिया, ये 50 रुपीज जो है वो, सॉरी कोई बात नहीं फिर से बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ 50 रुपीज का सैक्रिफाइस कर दिया उसने, लेकिन उसने क्या किया, टैरिफ तो हटा दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने सोचा कि इनडायरेक्टली इसको हमला किया जाए, वही रिजल्ट अचीव कर लिया जाए बिना टैरिफ लगाए हुए। तब वो क्या करेगा, अगर बदमाशी करने पे आता है वो देश, तो क्या करेगा, नॉन टैरिफ बैरियर लगाएगा, कि हम टैरिफ से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दूसरे टाइप का छेड़छाड़ करते हैं। जैसे वो क्या कहेगा कि अरे आपके यहां से जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, ओहो इसमें तो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, इसमें ये हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल में खरा नहीं उतर रहा है, सॉरी ये नहीं हो सकता। या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि हम आपके 100 रुपए में ही इंपोर्ट करेंगे, लेकिन 500 कुंटल से ज्यादा नहीं आने देंगे। बात समझे? ऐसे ऐसे चीजों पे चला जाएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ अगर मान लीजिए पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और सब लोग लॉबी कर ले कि नहीं तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ये जाति नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी, ये ठीक बात नहीं है, ये सही चीज नहीं है, तो बोला तो सब हटाना पड़ेगा एक एक करके। तो चलो सब हटा देते हैं, देखते जाना बदमाशी। टैरिफ तो हटवा ही दिए थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटवा दिए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी हटवा दिए, अब हम क्या करें? तब जानते हो क्या करेगा ये, डोमेस्टिक वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडी दे देगा कि तुम सुनना, ये 100 रुपए में बेच रहा है ना, हम तुम्हें जो तेरा जो तुम और तुम्हें 120 का पड़ता है, तुम्हें 120 का पड़ता है,
उससे नीचे पुराएगा नहीं। तो 30 रुपया हमसे ले ले, तू तू 90 में बेच, इसका प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं करेगा, 30 हम दे देते हैं तुझे। समझ गए? स्टेट प्रोटेक्शन। बस समझाने के लिए लूजली बता रहे हैं, बहुत वो ना हो जाइएगा, पकड़ मत लीजिएगा उस चीज को, सर इस प्रकार से नहीं होता है ये हो रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इस तरह की करती हैं, सब्सिडी दे दिया या कर दिया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? लिखो चैट बॉक्स में, तब आगे बढ़े। यहाँ तक तो कुछ ऐसा मुझे कठिन लगा नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई बहुत तरीके हैं, इधर से नहीं तो उधर से, भाई हमको जो है वो एग्जाम्पल आपको कॉमन उससे बताता हूं ना। कॉमन आपकी जिंदगी के जीवन जीता जाता है उससे बताता हूं उदाहरण, ठीक है? एक सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सोसाइटी है वो। भारत का संविधान तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करने की आज्ञा देता नहीं है, लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी ए के लोग इसमें रहते हैं, एक मकान खाली है, कम्युनिटी बी का आदमी आया है यहाँ बसने के लिए, रेंट पे मकान लेने के लिए आया है, लेकिन उसको क्या इसलिए मना कर सकता है कि तुम इस कम्युनिटी को नहीं देंगे, कि कम्युनिटी बी को हम नहीं देंगे, तो वाट लग जाएगा उसका, वाट लगा देगा, तो वो क्या करेगा? लिखो चैट बॉक्स में, रेंट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, वहीं तक सोचो गधा लोग। अरे गधा लोग हैं। और उस रेंट पे तैयार हो गया था, बढ़े हुए रेंट पे भी तैयार हो गया था। रूल लगाएगा, पूनम शायद उस तरफ इशारा करेगी, ये नहीं खाएंगे आप, फलाना नहीं खाएंगे हमारे यहाँ, ये नहीं करेंगे। अरे ये नहीं बोल देगा कि हम इसको दे चुके हैं किराए पर, सॉरी आप लेट हो गए, हो गया खत्म काम। या हम नहीं दे रहे हैं किराए पर, हमारा कोई आदमी है जो लौट के आने वाला है 2 महीने बाद, तो उसने मना कर दिया, अब नहीं दे रहे हैं किराए पे। बहुत तरीका है ना, इनडायरेक्टली कितने तरीके से उसको मना कर सकता है, बहुत सारे तरीके। तो वही बात है, वही पर्पस जो है वो अचीव। रेंट इंक्रीज भी अपने आप में एक चीज हो गई, हम जानते हैं कि इसकी हैसियत नहीं है तो हम उसका रेंट बढ़ा देंगे, हम उसको जो है वही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती है उसे इनडायरेक्टली करने का प्रयास करते हैं लोग। और लॉ में जब आप एलएलबी अगर पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, बड़ा जबरदस्त लीगल मैक्सिम्स होते हैं जो कहते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन ऑल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली। लॉ इस तरह से कहता है कि जो चीज डायरेक्टली करने को मना है उसको आप कहीं से भी कितना भी घुमा के करिए, ऑफेंस वही माना जाएगा कि आपने किया है। ये नहीं होगा कि आपने, हमने तो इनडायरेक्टली किया है, आपने तो डायरेक्टली ही मना किया था खाली, नो। वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉ भी है। खैर, तो यहां तक आप समझ गए कि बैरियर्स क्या होते हैं और किस प्रकार से उनको जो है वो हटाने की कोशिश की जाती है। निवेदिता, अगर आपको बोलना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए यस, और अगर गलती से हाथ उठ गया है तो लिखिए नो। चलो देख ही लेते हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं तो। कहाँ रहता है पार्टिसिपेंट्स? इसमें तो आ ही नहीं रहा है, 1 मिनट देखता हूँ, नहीं आ रहा है। चलो ऐसा होगा तो बताना भाई, सवाल कुछ बोलना हो तो नोट कर लो, भी बाद में करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल दे देते हैं इंटरेस्टिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? एक एग्जांपल देते हैं, रियल रियल एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है? समझिएगा इस चीज को, और देखिए कैसे हुआ है बदमाशी यूएसए और इंडिया के बीच का। ये असली कहानी है, सत्य घटनाओं पर आधार, सत्य घटना है, आधारित भी नहीं, सत्य घटना है। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत सारा श्रिम्प्स का इंपोर्ट होता रहा है। श्रिम्प्स, श्रिम्प्स क्या होता है जी? सबको पता है ना भाई? सी फूड का कैटेगरी है भाई श्रिम्प्स, ठीक है? ठीक, तो अब
इसको यूनाइटेड स्टेट्स, एक बार डब्ल्यूटीओ अगर फोर्स में आ गया, डब्ल्यूटीओ फोर्स में है, तो सीधा सीधा तो मना, आप कुछ जुगाड़ दाहिने बाएं करके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, सुनो, ये क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग बहुत इथिकल लोग हैं, एनवायरमेंट के प्रति बहुत ही सजग और सचेत लोग हैं। आप, ऐसा पता चला है आपका जो प्रोसेस है, श्रिम्प कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है आपका, पानी से जो आप लेकर आते हैं पकड़ के, उसमें टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस कुछ बोलते थे इसको, हाँ, टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस, रात कहीं लिखे थे भूल गए, ऐसे, हाँ, डिवाइस। टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस का क्या मतलब हुआ कि भाई जब आप श्रिम्प पकड़ रहे हो तो आपके जाल में कोई कछुआ कछुआ सब इंडेंजर्ड टाइप के होते हैं ना भाई, वल्नरेबल होते हैं, तो वो नहीं फंस जाए। तो क्या आप उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया से, कि आप उसका ध्यान, तो आपके प्रोसेस में कहीं लिखा तो नहीं है कि आप टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, टेड को इस्तेमाल तो करते नहीं है, इसलिए सॉरी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ बढ़ाया क्या उसने, यूएस ने टैरिफ बढ़ाया क्या, नहीं बढ़ाया। ये किस तरह का बैरियर हो रहा है, देखो कैसा बदमाशी हो रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर है कि नहीं है, टैरिफ नहीं बढ़ाया है, लेकिन वही चीज वो, हाँ, अचीव करना चाहता है दूसरे मेथड से। तो ये तो गलत बात है भाई, और गलत बात है तो भाई अहिंसात्मक रूप से भारत का कल्चर रहा है कि जो है शांतिपूर्ण ढंग से उसका जो है समाधान निकालना चाहिए भाई, ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। सॉफ्ट स्टेट नहीं है हम भाई, सॉफ्ट स्टेट हमको ना समझाया जाए तो इंडिया कहाँ जाएगा, इंडिया और उसके जैसे अगर कोई और कंट्री है तो कहाँ जाएगी। डब्ल्यूटीओ के पास गए, डब्ल्यूटीओ में क्या है, वैसे रटाएंगे तो मजा नहीं आएगा, कहानी से समझिए भाई, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है, कोई भाई झगड़ा लड़ाई होगा तो कौन सॉल्व करेगा। तो डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में गए, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने उसको एग्जामिन किया, हमारे जैसा बदमाश वकील रहे होंगे कोई हमारे साइड के, ठीक है, तो बोले कि मेरिट स्टूडेंट्स पे बहुत मत जाओ, उसमें बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसको दूसरे उस पर चैलेंज करो, इसको दूसरे ग्राउंड पे ले जाके चैलेंज करो भाई, सिंपल सी बात है। बोले क्या, बोले पहले हमको ये डिटेल दीजिए जरा। अब मान लीजिए मैं वकील हुई, भारत के लिए मैं वकील रखा गया हूं और मुझे मुकदमा वहां रिप्रेजेंट करना है, तो मैं भारत से कह रहा हूं, क्लाइंट से कह रहा हूं कि आप मुझे यूएस को और कौन कौन इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, श्रिम्प्स कहां कहां से यूएस लेता है, पढ़ते 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 एक जगह मिल गया कि ये कैरेबियन कंट्रीज से भी श्रिम्प लेते हैं और वो भी टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको नहीं बैन कर रहा है। क्या समझे, बात समझ गए। हम इस पे बहस नहीं किए ज्यादा कि हाँ हम अरे हमारी बात मानिए, ये ठीक नहीं है, एक भी टर्टल नहीं मरा है, आप गलत समझ रहे हैं ये सब नहीं, सिंपल लॉ पॉइंट पे कि भाई नहीं, एमएफएन की, हाँ एक तरह से समृद्धि ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन वो भी छोड़ दो, वो एमएफएन तो अभी जाने ही दो, अभी दूसरे ग्राउंड पे जाओ। ये ग्राउंड कहलाता है आर्बिट्रेरीनेस का ग्राउंड, कि आप मतलब कोई बपौती चल रही है क्या, विंस एंड फैंसीज पे थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं भाई। भाई अगर कोई पॉलिसी डिसीजन आपने लिया है, आप एनवायरमेंट के लिए इतना सजग है, तो सबका काटो ना, जितने लोग तुम्हें सप्लाई कर रहे हैं सबको काटो, वरना ये आर्बिट्रेरी, ठीक है, जिसे कहते हैं मन माफिक, ये तो मन माफिक जो है डिसीजन ले लिया। यही बात हो गई कि बिना कुछ कहे सब कुछ कह डाला एक झटके में, कि हमको ज्यादा बहस ही नहीं करनी है अपने लिए। तुम ये बताओ कि सबका बैन किए हो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो आपने वो डिसीजन लेते समय आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं रखी है कि हमारा मन, हम तुम्हें बैन करेंगे उसको नहीं करेंगे, बस इसी पे तोड़ दिया। इसी पे इंडिया और बाकी कंट्रीज इसी पे केस जीत गए, ठीक है। बहुत बहुत परेशानी हुई इससे यूनाइटेड स्टेट्स को, ये सब जाने रही है चीजें, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीनेस हो, उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिया हमने कि सुनिए भाई, ये जबरदस्ती का जो नियम लगाए हुए है टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस, आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि आप डीप सी में जाते हैं, डीप सी में वहां आप श्रिम्प पकड़ते हैं जाते हैं। हमारे यहाँ समुद्र के किनारे जो शैलो ब्रैकिश वाटर नहीं होते हैं, नमकीन खारा टाइप का जो पानी,
ब्रैकिश वाटर में हमारे यहाँ श्रिम्प पकड़ी जाती है, वहां पर टर्टल को एक्सक्लूड करने के लिए डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, वहां टर्टल आता ही नहीं है। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा यह है कि हमें जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती का झूठे बना के मत रखिए। अगर हम अपना एक मेथड यूज कर रहे हैं जिससे वो पर्पस अचीव हो जा रहा है, जिसके लिए आप टीईडी कर रहे हैं, तो आप उसको हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? और दोनों ही ग्राउंड पे हम केस को जीत गए। बस अभी इतना ही जानो कि जीत गए केस को। और अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाए, बहुत ही मजेदार है WTO यार। तो चलो अच्छा होगा, कल तक आपका वो भी बन जाएगा, अपना PDF वगैरह भी मैं बना दूंगा। बस अभी ज्यादा नहीं परेशान करते हैं आपको। इस चीज पर विचार कीजिएगा, WTO पर कैसे चीजें काम करती हैं, इसको बस खाली सोचिएगा। हल्का फुल्का कहीं मटेरियल मिल जाए तो पढ़िएगा, लेकिन पढ़ा हम ही देंगे आगे के। कल जब पढ़ेंगे हम, कल परसों जब भी क्लास होगा, खत्म हो जाएगा एक ही बार में, डोंट वरी। Recently been in news when Australia, Brazil, and Guatemala filed complaint against subsidies provided by Indian government to sugar. Yes, true, absolutely true. And it has been recently in news for one more reason, my dear friends. अभी आगे हम पढ़ेंगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्सेप्ट, कि इनको कुछ छूट दी गई है, और इस छूट का फायदा कौन उठा रहा है मालूम है? ये बता रहे हैं कि हम लीस्ट डेवलपिंग में से हैं भाई, हमको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो इसलिए इस पे बहुत लोगों ने ऐतराज जताया है। ठीक है, जाने रहिएगा, मजा आएगा, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू एंजॉय। अब इकोनॉमी के थ्योरी खत्म कर दी हमने, अब अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे पहला टॉपिक है, और ऐसे तमाम टॉपिक्स हम इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।